दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। ये पुरानी कहावत है मित्रों। आज के समय में हर व्यक्ति को दौर अब गुजर चुका है, वर्तमान में जीना चाहिए। पहले का दौर था, लोग भविष्य में जीते थे, लेकिन वो लोग निभाते भी थे क्योंकि वो संस्कारवान हुआ करते थे। आजकल मॉडर्निटी आई लोगों के अंदर, डिजिटल गैजेट्स हावी है, पाश्चात्य संस्कृति हावी है। ज्ञान तो लोगों को हो गया, लेकिन कहीं न कहीं संस्कारों की कमी आ गई। इसलिए आज के समय में आवश्यकता इसकी भी है कि जो हमारे सामने दिख रहा है बस उतने को ही सत्य माने। पहले शादियां हुआ करती थीं, बचपन में शादी हो जाती थी, लेकिन तब संस्कार इतना मजबूत था लोगों के अंदर में। मानता हूं कि शिक्षा का भाव था कि लोग जीवन पर्यंत निभाते थे, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन वो लड़खड़ाते नहीं थे। आज थोड़ा सा भी अगर समस्या आ जाती है आम जनजीवन में, वैवाहिक रिश्तों में, चाहे जिस क्षेत्र में भी, तो लोग संभाल नहीं पाते हैं अपने को। अब मैं मूल कहानी पे आऊँगा मित्रों। ये कहानी, एक कहानी को मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूबर सारे हमारे मित्र उसी को कॉपी कर देते हैं। अरे थीम लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं सत्य कहानी से जोड़िए, क्योंकि आजकल का जो दर्शक है, जो श्रोता है, मूर्ख नहीं है, वो सत्य समझता है। वो दौर चला गया कि जब धर्मेंद्र एक उंगली से मारते थे 100 लोग गिरते थे। अब मूवी भी अगर देखी जाती है तो उसमें भी लोग नेचुरल चीज़ों को जानना चाहते हैं, नौटंकी अब नहीं पसंद करते। अभी एक कहानी मैंने सुना किसी चैनल पे, तो हमें उसी तरह की कहानी याद आ गई। कुछ घटनाक्रम जो जीवन में मेरे घटा है, मैं पात्र का नाम बदल देता हूँ, स्थान का नाम बदल देता हूँ, और मैं अपनी थीम डालता हूँ जो सत्य है। मित्रों, एक लड़की थी जिसका नाम था कल्पना। सहारनपुर की घटना है। एक लड़के से शादी तय होती है उसकी, आदित्य से। आदित्य का परिवार बहुत संस्कारवान था, कल्पना का परिवार भी संस्कारवान था। दोनों लोग वेल एजुकेटेड थे। कल्पना एक प्राइवेट जॉब करती थी, आदित्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो भी सिविल की। बहुत बड़ा बयाना ले लिया था, प्री क्वालिफाई किया था, मेंस किया था, इंटरव्यू में बेचारा लटक जाता था। क्योंकि मेंस आपने क्वालिफाई कर दिया है तो आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं, अब आपकी किस्मत काम करती है। क्योंकि पद इतने सीमित होते जा रहे हैं कि 500 हज़ार की संख्या में ऑल ओवर इंडिया में, यूपी में 500 की संख्या में लेने हैं तो कितने का सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ तो सपने टूटेंगे। उसके सपने बार बार टूटते थे आदित्य के, लेकिन पिता ने दबाव बनाया कि बेटा शादी कर लो, शादी की एक उम्र होती है। चूँकि वो पितृभक्त था, लड़का तैयार हो गया। इधर कल्पना के पिताजी भी लड़की की शादी योग्य, उनकी बिटिया हो गई तो वो भी तैयार हो गए। कल्पना प्राइवेट जॉब करती थी, और कल्पना के पिताजी ये समझे कि लड़का इतना टैलेंटेड है, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, नहीं सिलेक्ट हो रहा, आज नहीं कल सिलेक्ट हो ही जाएगा। कल्पना के भी दिमाग में हो गया कि मार्जिन नंबर से 2-2, 3-3 नंबर से रुक रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी कल्पना में, कल्पना ने वही कल्पना थी, कल को मैं आईएएस की बीवी बनूंगी, क्योंकि लड़का बहुत काबिल है। और लड़का संस्कारवान था, काबिल तो था ही, किस्मत नहीं साथ दे रही थी। एट लास्ट आदित्य और कल्पना की शादी हो जाती है। कल्पना अपने घर पे आती है। उसने अपना प्राइवेट जॉब जो कर रही थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि 1-2 अटेम्प्ट में हो जाएगा आदित्य का। आदित्य कल्पना को बहुत प्यार करता था। आदित्य के माता पिता भी कल्पना को बहुत प्यार करते थे। उसकी एक बहन थी जिसका नाम डाली था।
ननद, वो भी बहुत प्यार करती थी। मतलब कहीं से भी कोई परिवार में किसी तरह की खटपट नहीं थी। बस कमी सिर्फ इस बात की थी कि आदित्य को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वो बेचारा संघर्ष तो कर रहा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन कल्पना ने जो कल्पना किया था उसमें अड़चन आ गई। कल्पना ने सोचा था कि हमारा हस्बैंड सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसने 6 महीना इंतज़ार किया, साल भर इंतज़ार किया, 2 साल तक इंतज़ार किया। भैया समय मैंने कहा कि बदल चुका है। उसकी कल्पना अधूरी रह गई, कल्पना की नहीं सेलेक्ट हो पा रहा था। तो कल्पना के दिमाग में एक कह सकते हैं कि बहुत गलत विचार आ गया, पार्श्विक विचार आ गया उसके दिमाग में। उसने सोचा ये सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, मैंने अपना प्राइवेट जॉब छोड़ ही दिया और मेरा मायका जितनी दूरी पे है कि मैं पुराना प्राइवेट जॉब जो छोड़ा है उसको मैं फिर अगर ज्वाइन करना चाहूँ तो हमको अपने मायके में जाना पड़ेगा। वो कॉल करती है कि जहाँ पर प्राइवेट जॉब वो कर रही थी वहाँ से का पता लगता है कि नहीं, आइए तुम्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कल्पना जो है अपने सास ससुर से, अपने हस्बैंड से कहती है कि आपका लड़का सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूं, अब मैं कुछ करूंगी और हमारे नैहर, हमारे मायके में ही जो मैं जॉब पहले से करती थी वही मैं करूंगी। तो माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई, लड़का सेलेक्ट हो जाएगा, कल को नहीं भी होगा तो कुछ न कुछ तो करेगा, काबिलियत है। आदित्य समझाता है कि ऐसा न करो कल्पना, क्योंकि आगे और भी जिम्मेदारियां हैं। मैं तैयारी तो पूरी कर रहा हूं, मेहनत बहुत कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल पा रही तो मैं क्या करूं। मैं कुछ प्राइवेट जॉब करूंगा, 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाऊंगा, थोड़े में खर्चा चलेगा। लेकिन आज जो तुम्हारी आवश्यकता है, मेरे माता पिता बुज़ुर्ग हो गए हैं, मेरी बहन है, हम बात करें तो किससे बात करें। एक पत्नी की ज़रूरत है हमको भी, कि कम से कम हमको संभालती रहे, मोटिवेशन देती रहे, हम लड़खड़ाने न पाए। तो आज ऐसा कर रही थी। कल्पना के दिमाग में पता नहीं क्या आ गया। उसने कहा मैं नौकरी करूंगी। आदित्य कहा भाई नौकरी अगर आपको करना है तो हमसे रिश्ता ख़त्म कर लो, क्योंकि प्रतीक रूप में हमारी पत्नी बनी रहो और हमारे माता पिता की सेवा भी न हो और रहो मायके में नौकरी करो। तो इससे बेहतर है कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक एक व्यवस्था है, हमसे अपना रिश्ता आप ख़त्म कर लीजिए। आप भी जहाँ जाइए अपनी शादी आप भी कर लीजिए। मैं शादी न करूँ या न करूँ वो मेरा विषय है। कल्पना सोचती है, चूँकि आधुनिक विचारधारा की लड़की थी, वो कहती नहीं हम नौकरी करेंगे और चाहे हमको आपसे तलाक लेना पड़ेगा। आदित्य समझाता है, कल्पना के सास ससुर समझाते हैं, लेकिन कल्पना मानती नहीं। तो आदित्य कहीं भाई चलो ठीक है, कोई तनाव भी नहीं होने पाया हमारे आपके बीच में, कहीं से कोई समस्या भी नहीं, इतनी सी बात है, तुम्हारी इच्छा है तो चलो हमसे रिश्ता तुम तोड़ लो, तुम जाओ भैया अपनी नौकरी करो, अपनी ज़िंदगी शुरू करो, मैं तलाक के कल पेपर भिजवा देता हूँ, आप मायके अपने जाओ, मैं क्या करूँ। चूँकि मैं माता पिता, तो उसके माता पिता रोने लगते हैं, वो रोने लगती है ननद भी कि भाभी ना जाओ, लेकिन वो मानती नहीं। लेकिन व्यवहार इनका इतना अच्छा था अपनी बहू के प्रति, सासू का, ननद का भाभी के प्रति, हस्बैंड भी बहुत प्यार करता था। लेकिन क्या करे, जो शर्त कल्पना ने रख दिया था उसको मानना मजबूरी था। कल्पना नहीं मानती है, मायके चली जाती है। यही होता है मित्रों को, अगर बहुत ज़्यादा दिनों का अगर गैपिंग हो जाती है, रिश्ते को इतना न खराब करो कि वो अकेले आपके बगैर रहना सीख जाए। कल्पना जाती है, मोबाइल से बात नहीं करती, महीना और वहाँ पे ज्वाइन कर लेती है। और फिर भी आदित्य सोचता था कि पेपर हमको न भेजना पड़े, लेकिन कल्पना के दिमाग में पता नहीं क्या कूड़ा भरा था। उसने फ़ोन किया आदित्य को कि अपना तलाक का पेपर भेजिए, क्योंकि हमारे विभाग में तलाकशुदा महिलाओं को कुछ अलग वेटेज मिलता है, प्रमोशन में उसमें कुछ है,
प्राइवेट जॉब ही है लेकिन उसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसका हमको लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाएं भी कुछ आती हैं। तो क्या करे, अंत में आदित्य पेपर भेज देता है। दोनों की सहमति थी, 2-4-6 महीना प्रोसीडिंग चलती है, उसके बाद तलाक हो जाता है। तलाक के बाद कल्पना जो है एक रवि नाम के लड़का जो था, उसका स्टाफ का ही था, उसके चक्कर में फंस जाती है। आधुनिक विचारधारा का था, वो भी नौकरी करता था। दोनों के बीच में कुछ चक्कर हो जाता है। कल्पना रवि से शादी कर लेती है, रवि के घर जाती है, लेकिन रवि का व्यवहार शादी होते ही बदल जाता है। उसके माता पिता भी कल्पना के प्रति बहुत गलत, उनको जब पता था कि तलाकशुदा लेकर आया है तो और इसके प्रति व्यवहार उनका ख़राब हो गया। रवि का व्यवहार रूखापन फिर आने लगा। कल्पना से उसका मन भर गया था, जिस उद्देश्य से उसने शादी किया था। अब कल्पना उसको कड़वी लगने लगी। लेकिन कल्पना के साथ में एक प्लस पॉइंट था कि वो भी नौकरी कर रही थी। आखिर झुके तो क्यों झुके। लेकिन तब कल्पना को अपनी पुरानी, अपनी ससुराल याद आ गई कि एक आदित्य था कि लास्ट स्टेज तक उसने संबंधों को बचाने की कोशिश किया। आदित्य की माँ हमें बेटी की तरह प्यार करती थी, और जाते समय आदित्य की माँ और आदित्य ने कहा था कल्पना जा रही हो लेकिन कहीं आलोचना न करना, जहाँ भी जाना सुखी रहना, तुम्हारे साथ यहाँ पर अच्छा ही व्यवहार हुआ, कोई गलत नहीं हुआ, तुम्हारी अपनी ईगो है तो ठीक है। वो सब बातें कल्पना को याद आता है। अब अपनी पुरानी ससुराल को वो याद करती है, अपने सास ससुर को याद करती है। उससे वो उसका मन नहीं मानता है, मन हिलोरे लेने लगता है। वो अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड से मिलने चली जाती है। लेकिन क्या करे, शादी तो अलग कर ही चुकी थी। हालांकि उसके हस्बैंड से रिश्ते खटपट थे। और वो आती है यहाँ पे अपने ससुराल में, पुरानी सास ससुर से मिलती है। सास ससुर पकड़ के रोने लगते हैं। आदित्य भी कहता है कैसी हो कल्पना, लगता ही नहीं कि तलाकशुदा पत्नी। वो भी प्यार से बात करता है। ननद कहती भाभी कैसे तुम चली गई, चलो ठीक है, खुश रहिए भाभी, चाहे जहाँ भी आप रहिए। अब कल्पना के सामने और बहुत बड़ी समस्या, अब दोनों ससुरालों को दोनों याद करती है, दोनों पतियों को याद करती है, तो सोचती मेरा पुराना वाला ही बहुत अच्छा था। ये तो मैंने जीवन में अपने गलत निर्णय ले लिया, बहुत पश्चाताप करती है। लेकिन अब किस मुंह से आदित्य के सामने वो कहे। उसके बाद अपने घर चली जाती है कल्पना, इसी पेशो पेश में पड़ी रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि आदित्य की माताजी का निधन हो जाता है। आदित्य की माँ जब मर जाती है तो कल्पना को डाली ननद ने फ़ोन किया कि भाभी माताजी का निधन हो गया। कल्पना दौड़ी दौड़ी आती है, अपनी सास को देखती है, चर्चा भी होने लगती है। पुरानी पत्नी है बेचारी इनकी, आदित्य की, कितना अपनी सास को प्यार करती थी, क्या हो गया कोई समझ भी नहीं पा रहा। पूरे अंतिम संस्कार में शामिल होती है। अपने पति से उधर खटपट था, लेकिन उससे वो भी, जो उसका पति था बहुत बदतमीज़ टाइप का था रवि, उसको इसने फ़ोन करके बता दिया था कि एक संबंधों में मैं जा रहा हूँ कि जहाँ पर एक मर गई हैं माताजी हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, बता के आई थी। उसके बाद आती है, पूरा अंतिम संस्कार होता है और पूरी मदद ये करती है कल्पना, अपने पति की साथ साथ लगी रहती है, ननद के साथ लगी रहती है, पूरा शाम तक संभालती है। दूसरे दिन क्रिया पर बैठना था आदित्य को, फिर चली आती है। लेकिन उसके बाद डेली 2-3 दिन वो आती जाती रहती है। क्रियाकर्म हो जाता है सासू का, लेकिन उसका सेंटीमेंट अपने पुराने ससुराल से बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पे नई गई थी वहाँ के व्यवहार में कमी थी। उसके बाद आदित्य से जैसे दोस्ताना व्यवहार था, हम दिल दे चुके सनम, जैसे आपने मूवी एक देखा होगा। आदित्य कहता है एक छोटी बहन है मेरी, कल डाली उसकी शादी कल्पना कहीं बताओ। तो कल्पना चूँकि सोशल थी, एक शादी तय करवा देती है अपनी ननद की। और आदित्य कहता है कि अब चूँकि मेरे ऊपर भार आ गया है, अपनी बहन की हमको शादी करना है।
पैसे की बहुत कमी है, कुछ ज़मीन है उसको बेचता हूँ। तो कहती है कल्पना कि तुम्हें बेचने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 लाख रुपए जो आप ज़मीन बेचोगे मैं आपको दे रहा हूँ, आप शादी कीजिए। शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं। पिताजी की चूँकि बुज़ुर्ग थे आदित्य के, शादी रस्में पूरी होती, ऐसे जैसे सगी भाभी होती उस तरह उसने रोल अदा किया कल्पना के साथ में। पूरा सामान मार्केटिंग करना, उसकी देख रेख करना, शादी की जो पूरी तैयारियां करना। और चूँकि खुले विचार का था आदित्य को भी इस बात को बुरा नहीं लग रहा था। चूँकि कल्पना चारों तरफ यही था कि आदित्य की तलाकशुदा पत्नी है, लेकिन चूँकि लोग पढ़े लिखे हैं, व्यवहार अपना अच्छा रखते हैं, इसलिए आती जाती है। पूरी मदद करता है कल्पना की। जिस दिन शादी होती है, शादी के बाद विदाई होने को होती है, इतने में पता नहीं कहाँ से कल्पना के दूसरे पति को पता लग जाता, जो रवि था। वो रवि आता है और 1 घंटे बाद विदाई होने वाली होती है। आके लड़ने लगता है कल्पना से। कहा तुम ऐशबाजी करने आई हो, हमसे कहती थी कोई मर गया है उसमें जाती हूँ, यहाँ तुम अय्यासी करने आई हो। गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगता है। इतने में आदित्य कहता है भैया दरवाजे पे मेरे कैसा कुछ न करो, मैं जानता हूँ कि आपकी पत्नी है कल्पना, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन 1 घंटे बाद मेरी बहन की विदाई है, उसको हो जाने दीजिए। विदाई के बाद ऑटोमेटिक चली जाएगी आपके साथ में कल्पना। लेकिन रवि मारने दौड़ता है कल्पना को, तो हाथ पकड़ लेता है आदित्य। कहता है बस बहुत हो गया। कहता है कि तुम तीसरा पति कर लो, 2 तो कर ही चुकी हो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। तो कल्पना को भी गुस्सा आ जाता है, कहती मैं तुम्हारे पीछे कहाँ, तुम ही तो मेरे पीछे आए हो, मैंने कहाँ तुम्हें बुलाया था। बात दोनों में बढ़ जाती है, बात ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद पता लगता है कि कल्पना भी बहुत नाराज़ हो जाती है। कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मैंने अपने पति को छोड़ दिया है। कितने अच्छे हैं आदित्य, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, तुम जाओ। अंत में रवि भी गुस्सा पड़ जाता है, कल्पना को भरा बुला कहता है उसके बाद जाओ उसी के साथ रहो, कहकर चली जाती है। चला जाता है रवि। इधर कल्पना लाज शर्म हया त्याग करके आदित्य के गले से चिपक जाती है। कहती है आदित्य हमको माफ़ कर दो। लोग खड़े रहते हैं, कुछ सोच नहीं पाते ये क्या हो गया। आदित्य भी आँख से आंसू आ जाते हैं। कल्पना कहती अब हमें जाने के लिए कभी मत कहो, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो तो नाराज़ हो गए, हमें चाहे फिर उसको डाइवोर्स देना ही पड़ेगा, लेकिन अब हमको न छोड़ो। आदित्य कहते हैं कोई बात नहीं, तो पहले जो बहन की विदाई है उसको पूरा करो, बाद शेष में हम लोग बात करेंगे। बहन की विदाई होती है। विदाई होने के बाद कल्पना फिर रहने लगती है। कल्पना के ससुर जी थे, आदित्य था, और उसके बाद चूँकि रवि नाराज़ हो ही गया था, इधर से कल्पना ने डाइवोर्स का पेपर भिजवा दिया। और रवि भी चूँकि मन भर चुका था कल्पना से, उसने भी खुशी मन से उसने तलाक दे दिया कल्पना को। और कल्पना फिर आदित्य से मिल जाती है। लेकिन आदित्य पढ़ाई अपनी तैयारी पूरी कर रहा था। संयोग से दोनों लोग 6 महीना तक साथ साथ रहते हैं, लेकिन सुविचार कल्पना का काम आता है। कुछ होता नहीं कि खुशी मन से कोई काम करना है, खुशी मन से काम करता है। फिर उसके बाद आदित्य, ऐसा समय आता है कि 32 साल की उम्र में आदित्य का भी सिलेक्शन हो जाता है, और वो IAS PCS तो नहीं बन पाता है, नायब तहसीलदार बनता है, जो PCS रैंक की ही पोस्ट है। और कल्पना उसके साथ रहने लगती है। फिर से परिवार बस जाता है। मित्रों, वही कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये कहिए आदित्य की महानता थी, और कल्पना में भी एक शिक्षा थी। उसने भी मैकेनिकल ढंग से उसी को सोचा, आधुनिक तरीके से। फिर परिवार बच गया। हालांकि कुछ दाग तो लगा ही। यही होता है मित्रों, अतीत तो पीछा करेगा ही, चाहे कल्पना हो चाहे आदित्य हो, लेकिन दोनों समझदार हैं। ज़िंदगी की नैया अपने पार लगाएंगे। उसके बाद आगे हम भी अपेक्षा करते हैं कि इनका जीवन सुखमय हो। ये सच्ची कहानी है, बस किसी से मैंने थीम लिया है मित्रों।
देखते रहिए अयोध्या दर्पण। इसी तरह मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आशीर्वाद दीजिए। आपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।